नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने केवीएस एनवीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी सीरीज नंबर 3 है। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे, वो कह रहा है एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 32। 40 नंबर्स की एवरेज 32 है। यदि 5 को हर एक नंबर में ऐड करें, व्हाट इज न्यू नंबर। स्टेटमेंट को एक बार पढ़ने के बाद वो कह रहा है हर एक नंबर में 5 ऐड करना है। जब हर नंबर की बात करे तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहले एवरेज थी, चाहे कितने भी नंबर हो, उनकी पहले जो एवरेज थी उसमें सिर्फ 5 ऐड करना है। आपका डायरेक्ट आंसर 37 आएगा। समझ में आया। अगर वो कहे सब्ट्रैक्ट करे, जैसे वो कह रहा है एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 48। इफ 3, अगर वो कहे हर 3 हर नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हर नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, न्यू एवरेज क्या आएगी। आपकी पहले एवरेज 48 थी, 3 हर नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एवरेज कितनी आएगी, 48 माइनस 3 5 आएगी। ठीक है आपको। और एवरेज का मतलब देखो, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं, कभी कभी पता है क्या डाउट रह जाता है कि मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट वे से बता रही हूँ, कहीं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसका बेस क्लियर ना हो, क्योंकि कोई मुझे यहाँ पे नहीं बता रहा कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी वाले कितने बच्चे हैं। अगर मैं टीजीटी और पीजीटी को एवरेज का मतलब बताने लगूंगी तो 10 दिन मेरा टाइम है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाऊंगी। इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं होती। क्या होता है कि मुझे भी डाउट रहता है कि जब मैं सामने वाले का मुझे पता ही नहीं कि सामने वाले बच्चे कौन से लेवल के हैं, तो यहाँ पे पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 63। If average of first 6 number is 60 and last 6 number is 65, then the 6th number is 11 नंबर की बात कर रहा है, वो 11 नंबरों की बात कर रहा है, उनकी एवरेज है 11 नंबर्स की एवरेज 63 है। आया। इसका मतलब अगर मैं उन नंबरों का टोटल देखूं तो टोटल क्या होगा, 63 मल्टीप्लाई बाई 11। समझ में आया। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि टोटल मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आया। तो ये हो जाएगी। अगर अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पढ़िए, वो कह रहा है पहले 6 बच्चे हैं, उनकी एवरेज कितनी है, 60। तो इन 6 बच्चों का टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 6। आया। अब वो कह रहा है जो लास्ट के 6 बच्चे हैं, देखिए 11 बच्चे हैं, ये जो बच्चा है बीच वाला, ये पहले 6 में भी काउंट हुआ है और लास्ट के 6 में भी काउंट हुआ है। तो लास्ट के ये फर्स्ट 6 बच्चे थे, ये लास्ट के जो 6 बच्चे हैं, इनकी एवरेज कितनी है, 65। तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, 65 को अब 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 630 आएगा, ये 390 आएगा। आ गया। इसको करेंगे, ये 63 और 63 693 आएगा। ठीक है। ये एक तरीके से 6 बच्चे ये हो गए, 6 बच्चे ये हो गए, 6 और 6 12 बच्चों का टोटल नंबर आया। पहले वाला 11 बच्चों का टोटल था, अगर आप 12 के टोटल में से 11 वाला माइनस कर दो तो जो बच्चा रिपीट हो रहा है उसका निकल जाएगा। 750 में से 693 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 57। समझ में आया। जो बच्चा रिपीट हो रहा था हमने उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसको आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं कराऊंगी क्योंकि फिर वही कमेंट आएंगे कि कंफ्यूज हो रहे हो आप। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी क्या है, वो 60% मोर एफिशिएंट है देन ए से, तो कह रहा है इन हाउ मेनी डे विल बी डू द सेम वर्क। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिखा मिल जाए, आपके दिमाग में एक ही लॉजिक चलना चाहिए कि परसेंटेज में कोई भी चीज 100 पर कंप्लीट होती है। मैंने कहा अगर ए 100 दिन में कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 60% ज्यादा है, इसका मतलब 160 है। समझ में आया। अगर ए 100 की क्षमता से काम कर रहा था, काम हुआ 12 दिन में, अगर एक की एफिशिएंसी से काम करता 12 गुना 100
अब वो बी किसकी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 160 की से, तो 12 गुना 100 बटे में 160। आप इसको सोल्व कर दीजिए, 2 से 8 जाएगा, तो 8 4 से 3, 15 बटे 2 मीन 7 सही 1 बटे 2 आंसर। समझ में आया? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, मैं थोड़ा साइड में ही हूं, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ना दिखे तो मुझे बता देना। क्वेश्चन ऊपर कर दिए मैंने स्लाइड में, एक ही क्वेश्चन लिखने लग गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। ए और बी अपना काम स्टार्ट करना एक साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है 3 दिन के बाद ए उस काम को छोड़कर चला जाता है। आपको ये बताना है कि कितने दिन में वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? ए और बी दोनों किसी काम को मिलकर स्टार्ट करते हैं। ए कहता है भाई मैं 10 दिन में कर दूंगा, बी कहता है मैं 12 दिन में कर दूंगा। ठीक है, अब मैं देखती हूं अगर 10 और 12 का आप एलसीएम निकालिए कितना आएगा, 60। इसका मतलब टोटल 60 यूनिट काम है। एलसीएम का मतलब होता है टोटल काम, कितना हुआ 60 यूनिट। अगर ए 10 से काम कर रहा है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। अगर बी 12 से कर रहा है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। 12 दिन में खत्म कर रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट से काम करेगा। अब इन दोनों ने देखिए 6 और 5 कितने होते हैं, 11 एक दिन में दोनों मिलकर 11 यूनिट काम कर रहे हैं। समझ में आया? 3 दिन तक उन दोनों ने मिलकर काम किया तो 11 गुना 3 कितना आ गया, 33 यूनिट। कितना आ गया, 33 यूनिट। ठीक है, अब क्या होता है 3 दिन बाद ए क्या कहता है कि मैं छोड़कर जा रहा हूं। ए 3 दिन तक, तो 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। 60 में से 33 यूनिट का हटा दो, कितना आएगा 27। अब जो ये 27 यूनिट काम बचा है वो बी मिल करके करेगा। बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 27/5 कितना आएगा, 25, 5 सही 2 बटे 5। काम कुल कितने दिन में खत्म हुआ, 3 दिन पहले लगा लिए थे, 5 सही 2 बटे 5, ये हो गया 8 × 2/5। सेकंड हमारा आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इसके जस्ट बाद आज ही अभी थोड़ी देर में ही मैं जो टीजीटी और पीजीटी वाले हैं उनके लिए पॉलिनोमियल्स की एक वीडियो डालूंगी। अब मैं साइड बाय साइड टीजीटी और पीजीटी को साइड बाय साइड साथ के साथ कराती रहूंगी क्योंकि उनका लॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, n है यहां पर 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 4 क्रॉस 7 क्रॉस 15 की पावर 6। जब भी क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो, मतलब लगातार कितनी जीरो आएगी इन एन आर, तो आपका मतलब है कि 2 और देखो जीरो कब आती है किसी भी एक्सप्रेशन में, क्या कोई भी फंक्शन है उसके अंदर, जब 2 और 5 की मल्टीपल हो। तो हम ये देख लेते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। 2 5 जा 10, तो हमें पता है जीरो तो तभी आ सकती है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 4 क्रॉस 7 क्रॉस 3 क्रॉस 5 की पावर 6। मुझे सिर्फ 2 और 5 पे ध्यान देना, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 की पावर 3 आ रही है और 5 की पावर 6 आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है और 5 की पावर 6 आ रही है। आपको पता है 3 मिनिमम कौन है, 3 और 6 में 3, इसका मतलब 3 ही पेयर बनेंगे 2 और 5 के। इसका मतलब लगातार कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएगी। आपको इस पूरी कहानी से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अगर आप चाहते हो एक्सप्लेन करना तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ सिलेंडर वूज लेटरल सरफेस एरिया इज, कितना दे रखा है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर वूज लेटरल सरफेस एरिया इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हाइट तो गिवन है, ठीक है, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, ये एक सिलेंडर है। लेटरल का मतलब होता है साइड साइड का एरिया, ना टॉप और बॉटम उसमें काउंट नहीं होगा, सिर्फ साइड साइड का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। टोटल सरफेस एरिया होता है
यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि बकायदा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया भाई, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लिख के साथ में तीनों फॉर्मूले आप लिख लेंगे, जो जो चीज यूज होगी उससे रिलेटेड मैं सारे बताती चलूंगी आपको। पाई आर स्क्वायर एच क्या बताया, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। लिख लोगे। हमारे पास 2 पाई आर एच गिवन है, कितना गिवन है, 704। यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7 हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। ध्यान रखना पाई की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। हाइट h है और h 8 है और हमें क्या निकालना है, रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस। तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 704। r क्या आ जाएगा, 704 गुना 7 बटे में 2 गुना 22 गुना 8। जब आप इसे सोल्व करेंगे आपकी रेडियस क्या निकल के आएगी, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, दो बंदे हैं ए और बी। जब भी इनकम का क्वेश्चन आएगा आप कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट करेंगे ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, आप ऑप्शन से करेंगे। दो इन बंदे हैं, उनकी इनकम है ये, और उनके जो खर्चा है वो है 2:3 में, 2:3 में। आपसे पूछ रहा है, वो कह रहा है वो 200 रुपए बचा रहा है। वो कितने रुपए बचा रहा है, 200 रुपए। आप देखिए, अगर मैं देखूं सेविंग का मतलब होता है आपकी इनकम में से एक्सपेंडिचर खर्च हो जाए, आपका जो खर्चा है वो निकल जाए। आप जितना कमा रहे हो उसमें से जो खर्च किया वो क्या हो जाए, आपका निकल जाए। आपकी इनकम 3 है, 2 खर्च हो गए, 1 बचा। अगर रेशियो सेम है, यहां पर भी 4 इनकम थी, 4 में से 3 रेशियो खर्च हो गया, कितना बचा, 1। आप कहते हो 1 बचा, लेकिन वो कहता है मेरे पास तो 200 रुपए बचे हैं। इसका मतलब 1:200 के इक्वल है। यहां पर क्या पूछा था, इनकम ए की कितनी थी, 3:600:800। आया समझ में। जब भी इनकम इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे आप हमेशा ऑप्शन से करेंगे, इसके अलावा नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है ये नंबर बताइए, √2 + √7/√2 - √7। आप करिए √2 + √7 जब भी दो जब भी अंडर आपको नीचे छूट दिखे, कभी भी अंडर को आप नीचे मत छोड़ना। आप हमेशा क्या करना, जो अंडर है उसके बीच में प्लस या माइनस है उसको रैशनलाइजेशन कर दीजिए। रैशनलाइजेशन का मतलब है जो नीचे साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, उसे से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहां पर आएगा, जब मैं ऊपर करती हूं √2 + √7 का स्क्वायर, नीचे देखिए a - b इंटू a + b क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। समझ में आया। ये जब मैं इसको a + b का स्क्वायर करती हूं, a + b + 2√2 इंटू √7, नीचे आएगा 2 - 7, 7 + 2 9 + 2√14 -5। और ये जब हम सोल्व करते हैं, देखिए अंडर खत्म नहीं हो रहा। जब किसी टर्म के अंदर अंडर है तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। हमेशा क्या रहता है, इरेशनल नंबर। ध्यान रखना, केवीएस में हर हाल में इरेशनल से मोस्टली 99.9% पूछा जाता है। मोस्टली टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से। वो मेरी फर्स्ट वीडियो एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की, वो देख लेना एक बार अगर टाइम हो, लेकिन स्पीड को तेज करके, क्योंकि अभी टाइम कम है ना, अब वीडियो देखने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे हम सिलेबस को जो भी है। नेक्स्ट देखिए, एक बस है वो मूव कर रही है, स्पीड है 45 km/h। ठीक है, अगर इसकी स्पीड को हम 95% कम कर देते हैं तो वो क्या कह रही है, न्यू स्पीड ऑफ दी बस बताइए। मैंने कहा जब क्वेश्चन में परसेंटेज दिख जाए हमें कोई मतलब नहीं वो प्रॉफिट लॉस का है, सिंपल का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। सिर्फ हम तो ये जानते हैं कि बस की पहले स्पीड थी 100%। अगर वो 100% की स्पीड से चल रही थी तो वो किसके इक्वल थी, 45 km/h। ठीक है, अगर वो 1 से चले तो क्या आएगी, 45/100 यही आएगी। अब वो क्या कह रहा है, वो किसकी से चलेगी,
95% कम कर दे, 100 से 95 घटा देंगे, क्या बचेगा? इसका मतलब वो 5 की स्पीड से चलना चाहती है, तो 45 गुना 5 बटे में 100 कितना आएगा? 225 बटे में 100, और क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2.25। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 35% ऑफ ए नंबर इज 18 मोर देन 25% ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली पीआरटी में ही आता है। 35 जब वो कहे वो उसके इतने परसेंट से ज्यादा है, कम है, तो हमेशा क्या करना है? दोनों का डिफरेंस कर दो और किसके बराबर रख दो? 18 के बराबर। 35 माइनस 25, 10% 18 आ गया, 1% कितना आएगा? 18 बटे 10। आपको तो 100 चाहिए था, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 180। नेक्स्ट देखो, वो ए ने कोई साइकिल बी को बेची, बी ने इसे सी को बेचा और सी ने 520 रुपए इसके लिए पे किए, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चेन रूल फॉलो हो रहा है, आप ए से बी पर पहुंचिए, बी से सी पर। जिसकी अमाउंट दे रखी, यहां पे कह रहा है सी की अमाउंट दे रखी है कि सी ने 520 रुपए पे किए। बी ने सी को कितने परसेंट पे लॉस पे बेचा? 20% पे। अगर 100% का सामान था, 20% लॉस का मतलब कितने में बेचा उसने? 80% में। समझ में आया? इसका मतलब 80% 520 के इक्वल है, 1% 520 बटे में 80 आएगा, और जब आप 100% निकालोगे तो 520 बटे में 80 गुना का 100, यहां से 650 आएगा। इसका मतलब बी को वो सामान 650 का था जो उसने 520 में बेच दिया। समझ में आया? अब हम सी को भूल चुके हैं, अब किसके बीच में डीलरशिप हो रही है? ए और बी के बीच में। ए पे पहुंचिए, ए ने 30% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर ए 100 में खरीद रहा तो बी को 130 में बेचा, 130 में। इसका मतलब 130% 650 के इक्वल था, 1% किसके इक्वल होगा? 650 बटे में 100, और ए ने कितने में खरीदा? 100 में। 100% करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? गुना 100, 13 पंजे 0, किसके इक्वल? 500। इसका मतलब ए ने कितने में खरीदी? वो 500 रुपए में। हमेशा चेन रूल करना, आप कुछ फॉर्मूले लगाओ ही मत, ठीक है? जहां फॉर्मूले लगाएंगे वहां फंसने के चांस होंगे, ठीक है? और किसी ने कर रखे हैं, क्योंकि अभी पता है क्या है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकती ना किसी चीज का। अभी आज मैं पोलिनोमियल का भी, टीजीटी पीजीटी का भी मुझे सिलेबस कराना है, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट का पार्ट है, वो मुझे अच्छा लगता है कराना, इसलिए वो तो मैं जरूर कराऊंगी। देखिए, एवरेज ऑफ 13 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 61। जो 13 बच्चे हैं उनकी एवरेज 61 है। सबसे पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैंने क्या बताया था? यदि वो कहे हर एक स्टूडेंट के नंबर को जमा कर दे, घटा कर दे, यहाँ पे डबल कर रखा है, तो जो एवरेज है 61, उसी को आप डबल कर दो, क्या आ जाएगा? 122। समझ में आया? आ जाएगा क्या? 122। आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। कोई क्यूब क्या रहता है? ये कोई क्यूब है, 2 स्क्वायर से मिलके बनता है, ठीक है? मिल गया। ध्यान रखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? लिखेंगे फॉर्मूला। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। यहां से क्वेश्चन काफी आ जाता है, कितने क्यूब बनेंगे, कितने उसमें फिक्स होंगे, इस टाइप से। तो जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं बताते हुए चलूंगी। एक तो आता है कितने नंबर ऑफ क्यूब होंगे, क्यूब को मेल्ट करेंगे, ठीक है? तो यहां पर है परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज इंक्रीज टू 3/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर पहले ए साइड थी, अब 3/2 ए हो गई। सरफेस एरिया की बात कर रहा है, पहले जहां 6a स्क्वायर था, अब 6 × 3/2 ए का होल स्क्वायर हो गया। देखो ये 6 तो कांस्टेंट है, कोई चेंज इसमें होना ही नहीं है। 6 तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होना। चेंज होगा तो किस पे होगा? ए स्क्वायर माइनस, और ए स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया? 3/2 ए के होल स्क्वायर में। जहां पहले सरफेस एरिया क्या था? 6a स्क्वायर था, अब कितना हो गया? 6 × 9/4 ए स्क्वायर।
दोनों के एरिया का डिफरेंस निकालो। मैंने कहा 6 फर्क नहीं डालेगा, अब 6 को हटा दो। क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहे हो? 5a²/4 कितना चेंज हुआ? 5a²/4 चेंज किस पे हुआ? देखो कितना चेंज हुआ, दिख रहा है ना यहाँ से? हाँ, 5a² कितने पर, किस पर चेंज हुआ? जो स्टार्टिंग में, हमेशा कभी भी चेंज होता है जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल रहता है उस पर चेंज होगा। a² से a² कैंसिल, 5/4 गुना 100 करेंगे, 4 से 25, 25 5 125। समझ में आया? क्या करना था हमें, पता चल गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 3 क्यूब है, मेटल के हैं, उनकी एजिज हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उनको मेल्ट किया गया है किसी सिंगल क्यूब में। साइड ऑफ न्यू क्यूब बताइए। ठीक है, तीनों का वॉल्यूम निकाल दो भाई, करे तो तीनों का वॉल्यूम। पहले वाले का मैंने बताया a क्यूब, दूसरे वाले का क्या कहा b क्यूब, तीसरे वाले को क्या किया, तीनों को मेल्ट कर लिया, गर्म कर लिया, फिर मिक्स कर दिया। वॉल्यूम क्या होगा, मेल्ट हो गया, ये बन गया। ठीक है, ये क्या आएगा 27, 64 और 125। ठीक है, कितना आएगा, 5 और 9 16, 216। ठीक है, 216 आ गया। अब क्या करना है, न्यू साइड ऑफ क्यूब बतानी है। ये क्या था, एक तरीके से a1 क्यूब a2 क्यूब, मतलब a क्यूब आया तो a कितना आएगा, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, 216 का कितना आ जाएगा 6। समझ में आया? जब तीनों को मेल्ट किया तो आपने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके ये आया 216। अब ये क्या आया, उन तीनों का वॉल्यूम है ना, मिला के वॉल्यूम इतना बना। तो हमें क्या निकालनी थी, एज निकालनी थी। कितनी आएगी, a = इसका क्यूब रूट कर दिया, कितनी आएगी 6 आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसी भी क्लास के अंदर 70 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास 68 है, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 80 है एंड दैट ऑफ बॉयज इज 60 है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। जब भी वो ऐसे कहे तो आप क्या करना है, टोटल बच्चे, सबसे पहले आप ये देखिए, गर्ल्स है, एक साइड बॉयज है, दिख रहा है यहाँ पे, मैं बीच में कर लेती हूँ, ये गर्ल्स है और ये हमारे बॉयज है। किसने हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स है 80 और बॉयज के हैं 60, लिख लिया आपने 80 और 60। अब होल क्लास के जो मार्क्स है उसको इन बिटवीन रख दो, आप माइनस करिए, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पर 68 में से 60 को माइनस करिए 8 आएगा। इसका मतलब ये 2:3 में बच्चे हैं। ये बच्चे किस रेशियो में हैं, 2:3 में। 2 + 3 कितना हुआ, 5 हुआ। इसका मतलब 5 रेशियो, वैसे देखे तो 70 है, 1 बराबर कितना होगा 14। वो क्या पूछा था, नंबर ऑफ बॉयज, 3 रेशियो है तो 3 रेशियो किसके इक्वल होगा 42, और गर्ल्स पूछता तो 14 × 2 क्या था 28। समझ में आया? लेकिन अगर किसी को डाउट हो रहा हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक्स जूम करके भी कर सकते। कैसे करेंगे, 70 स्टूडेंट की होल 68 है तो टोटल क्या आ जाएगा 70 × 68। आया समझ में? टोटल मार्क्स क्या आ जाएंगे 70 × 68। अब यहां पर देखिए, एवरेज मार्क्स गर्ल्स के 80 है, हमने माना x लड़कियां हैं तो उनके टोटल क्या होंगे 80x। 70 टोटल बच्चे थे, x अगर लड़कियां हैं तो 70 - x क्या बचेंगी, वहां पर बॉयज बचेंगे, और बॉयज का एवरेज कितना है 60। इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा 70 × 68 के इक्वल। वहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये किसी ने मिक्सचर और एलिगेशन कभी नहीं पढ़ा हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप एवरेज में टोटल निकालेंगे, x को गर्ल्स मान लिया तो 70 - x आ गया। आपको एवरेज का मतलब पता चल गया कि क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या हुआ, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है निशा कोई बंदी है, वो वॉशिंग मशीन खरीद बेच रही है, रेट ऑफ 7315। ठीक है, अब वो कह रहा है एक वॉशिंग मशीन को बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी के बेचने पर उसे 5% का लॉस हो रहा है। ऑन द होल ट्रांजैक्शन
सी गोट हाउ मेनी % ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? मैंने कहा आपने 100 माना, मैंने कहा 100% की थी वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब एक को बेचा, उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, 100 पे 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 110 में उसने बेचा होगा। 110% 7,315 के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से मैं 1% निकालूंगी तो 7315 बटे में 110 होगा, और 100% निकालूंगी, इसका मतलब उसका सीपी होगा 7315 बटे 110 गुना 100। 0 से 0 66, ये आएगा 66 6 और ये 5, 6650 आया समझ में। पहली वाली जो वॉशिंग मशीन प्रॉफिट पे बेची वो 6650 में उसने खरीदी होगी। अब दूसरी वाली 100% की मशीन थी, 5% लॉस पे बेचा, 95% में बेचा होगा, यही बेचा होगा। इसका मतलब 95%, लेकिन वो तो कह रहा है मैंने 7,315 में बेचा, इसका मतलब 95% कहीं ना कहीं 7,315 के इक्वल होगा। यहां से 1% किसके इक्वल आएगा? 7315 बटे में 95 और 100% आएगा किसके इक्वल आएगा? 7700, ठीक है। किसके इक्वल आया? 7700। दोनों का ये दूसरी का सीपी है, ये पहली का सीपी है, दोनों का ऐड करो। 7700 जमा 6650, ये दोनों का सीपी निकल गया। क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस। 0 5 7 6 13 7 6 13 और 1 14, 14,350। समझ में आया? खरीदी कितने में थी? 7350 जमा 7315, 10 2 3 3 6 7 7, 14,630 में उसने बेची। मैंने खरीदी बोली, वो बाय मिस्टेक हो गया, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, बार बार मैं बता रही हूं, ठीक है। 280, 0 13 में से 5 गए 8, 5 में से 3 गया 2, 280 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 14,350 गुना का 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2800 बटे में 1435 आया। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.95% प्रॉफिट, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट लॉस, जिस दिन आपने 100% पे कर लिया उस दिन आप ये सोचिए कि आप बड़ी इजीली क्वेश्चंस को, क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री, इतने सारे फॉर्मूले कितने याद करेंगे इंसान, है ना। क्या हो गया नेक्स्ट? रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखिए। जब भी रेशियो और प्रोपोर्शन से आए, इसका मतलब आप एक चीज समझिए, इसका मतलब है 6/y इक्वल टू है y/150। आपको और कुछ नहीं करना। 900 इक्वल टू y² आएगा, तो y क्या आएगा यहां से? 30। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कोई पैरेललोग्राम है, उनके दो अपोजिट एंगल है 3x - 2 एंड 63 - 2x है। ये कोई पैरेललोग्राम बना हुआ। पैरेललोग्राम में क्या कहानी रहती है कि उनके अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ये अपोजिट, ये A B C D, एक पैरेललोग्राम है। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के। पैरेललोग्राम में एंगल A, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो 3x - 2 किसके इक्वल होगा? 63 - 2x। निकाल लेंगे, क्या आएगा यहां से? 5x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 13। ये एंगल निकल जाएगा। देखो 13, 39 - 2 37, तो ये एंगल क्या होगा? 63 - 26, इक्वल थे तो ऑब्वियस है 37। अब एक और बात, ये एक लीनियर एंगल है। एंगल B + C क्या है? लीनियर एंगल है। तो ये क्या होगा? 180 में से 37 माइनस कर दो, ये जो एंगल होगा वही भी यही सेम आएगा। 5 7 में से 3 गए 143, तो ये भी क्या होगा? 143। समझ में आया? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। मैं सारे ना आपको, आप ये मत सोचना कि क्योंकि इतना टाइम नहीं हो है ना, तो मैं थोड़ा स्पीडली करा रही हूँ कि आपको एक दिन क्या होगा लास्ट में मैं देख लेती हूँ कि कब तक इंपॉर्टेंट हो जाए, फिर मैं आपको 1-2 दिन एक्सप्लेनेशन से करा दूंगी सारा ना। ये देखो वो कह रहा है ये किससे डिविजिबल होगा? 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73,
प्लस 2 की पावर 74, ये किससे डिविजिबल होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 2 की मिनिमम पावर है 71, आप कॉमन लीजिए, 1 प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब, क्या आएगा? 2 की पावर 71, 2 3 4 8, 8 4 11 और 3 14, 14 आ रहा है। देखिए 1 2 2 दूनी 4 8, 8 4 12 और 3 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15। 2 की पावर 71 इंटू 15 आ रहा है। जब इसको देखिए एक 2 और एक 5 की मल्टीप्लाई होती है, अब और 2 छोड़ दीजिए, अब 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है। एक पेयर बनने का मतलब लास्ट में 0 आ रहा है, और लास्ट में 0 आने का मतलब हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है? 10 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, जब भी कोई कहे कितने ऑरेंज, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी है वो 5184 5184 ऑरेंज को किसी गार्डन में लगाना चाह रहा है और वो अरेंज कर रहा है। वो रो इस तरीके से अरेंज कर रहा है, रो और कॉलम में, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या कह रहा है कि रो और कॉलम क्या है? सेम है। रो और कॉलम क्या है हमारे? सेम है। रो और कॉलम, देखिए कोई भी रो और कॉलम की नोटेशन क्या होती है? m क्रॉस n। इसका मतलब यहां पर सेम है तो n क्रॉस n, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसके इक्वल है? n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है? 5184। तो n पूछा है, n क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट। 5184 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 72। समझ में आया? अगर वो अलग अलग कहता तो एक पीछे वाली वीडियो में कराया था मैंने, शायद नंबर सिस्टम की में करा चुकी हूं, नहीं तो फिर एक और ले लेंगे हम। इस क्वेश्चन में मेरे से स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक हो रखी है, मैं देखती हूं क्या मिस्टेक है, उसके बाद कराती हूं मैं इसको ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? -2 की पावर माइनस, देखिए क्वेश्चन क्या है? -2 की पावर, फिर से इसकी पावर -2 है और फिर से इसकी पावर -2 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, -2 की पावर -2 है, फिर से -2 है, तो a की पावर m और इसकी पावर n क्या होता है? a की पावर mn। किसी की भी पावर 0 होती है, 1 होता है, a की पावर m बाय a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n। एक और बात ध्यान रखना, अगर जैसे ये दे रखा है √n छोटा सा यहां पर दे रखा है, इसका मतलब a का 1 बाय nth रूट, और √a इंटू n को मिड में दे रखा है, इसका मतलब n यहां पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीजें याद रखना। यहां पर देखिए फॉर्मूला पहले वाला लगाएंगे, -2 की पावर m की पावर n, तो क्या होगा? -2 इंटू -2, जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते प्लस हो जाता है, -2 की पावर 4। -2 की पावर 4 लेते हैं तो कितना आता है? 16। ये 2 की पावर माइनस नहीं है कि नीचे आएगा, -2 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा? 16। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चंस, बेल वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से करना है। वो कह रहा है ट्रैफिक लाइट है, 3 डिफरेंट रोड क्रॉस पे चेंज हो रही है 24, 36 और 54 सेकंड बाद, और वो चेंज कब हुई है? 10:15 पे, सुबह के 10:15 पर चेंज हुई है। वो कह रहा है कितने टाइम बाद वो दोबारा से चेंज होगी, मतलब पहले वो रेड से आपकी ग्रीन पे हुई है, आप ये मान लीजिए 24, 36 और 54 सेकंड बाद। 3 सिग्नल है, अलग ट्रैफिक लाइट है, 3 डिफरेंट क्रॉसिंग है, ठीक है, उन पर 24, 36 और 54 सेकंड बाद वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है 10:15 पे। तो कह रहे हैं दूसरी बार वो एक साथ कब चेंज होगी? तो कैसे निकालते हैं? जब भी वो इस तरीके के क्वेश्चन को कह दे कितने इतने टाइम के बाद चेंज हो रही है, तो आपको हमेशा क्या करना है? आपको इनका एलसीएम, क्योंकि जब भी कोई चीज दोबारा कब मिलती है? जब वो उनका एलसीएम, मतलब वो जो नंबर्स है उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? 24, 36, 54। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, जल्दी से, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। 2 से 6, जिसको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता वो प्लीज मुझे एक बार बता देना कि हमें नहीं आता।
क्योंकि मैं कैसे पता करूं कि आपको आता है या नहीं आता। 1 3 3 4 9। मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपकी लास्ट की जो रिवीजन होते है एक तरीके से वो करा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिलेबस में भी इतना नहीं कराया, अभी मैंने स्टार्ट ही किया था आपका। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ठीक है। 2 2 जार 4 4 3 जार 12 12 3 जार 36 72 और ये 216। इसका मतलब 216 सेकंड बाद वो दोबारा से क्या करेंगी, एक साथ भी लेंगे। 216 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करती हूँ तो 60 से डिवाइड करती हूँ 60 से। 60 दिए 180, 180 माइनस करते हैं, इसका मतलब 3 मिनट 36 सेकंड बाद वो फिर से मिलेंगी। कब मिली थी वो, पहले 10:15 पे, अब 3 मिनट 36 सेकंड है। इसका मतलब 10:18 36 सेकंड बाद वो दोबारा से क्या होंगी, मिल जाएंगे, मतलब दोबारा से क्रॉस सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है, एलसीएम आई तो कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है जब भी वो ऐसे क्वेश्चन दे दे कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो इसको और इसको कंप्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर ये बचाए। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब देखो, वो कह रहा है वो नंबर बताइए जो इसको और इसको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना बचे, 2 और 3। तो नंबरों को कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे नंबर्स डिवाइड वो कर रहे हैं क्या, नंबरों को कौन डिवाइड करता है, एचसीएफ। नंबर्स किसी को डिवाइड नहीं कर रहे, नंबरों को डिवाइड हो रहा है, नंबर डिवाइड हो रहे हैं किसी से, वो कौन होता है, एचसीएफ होता है। अब वो कह रहा है जब वो डिवाइड करने लग रहा है तो क्या रिमाइंडर बच रहा है, 122 में से 2 बच रहा है, तो हम हटा दे पहले ही, जो रिमाइंडर बचता है एचसीएफ में उसे पहले ही माइनस करना है। ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन का काफी काम होता है। 240 आ गया। अब 120 और 240 का आपको एचसीएफ निकालना है, किसका, 120 और 240 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलता है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। 120 दूनी 240, 120 पर ही कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा, 120। आपका आंसर सही है, कैसे पता करेंगे, देखो 120 120 को भी डिवाइड कर रहा है और 120 240 को भी, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है वो लीस्ट नंबर बताइए जो विच व्हेन डिवाइडेड बाय। अब वो कह रहा है वो लीस्ट नंबर बताइए जिसको हम 4 5 6 से, नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 5 6 से। जब वो नंबर से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब कौन हुआ, एलसीएम हुआ। अब यहां पर कह रहा है जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 बच रहा है। 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। सबसे पहले आप 4 5 और 6 का एलसीएम निकालिए, जल्दी करिए। 2 दूनी 4, 5 2 से 3, आगे 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 दिए 60 एलसीएम, क्या आया 60। अब ये देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका, क्या 4 में से 1 को डिवाइड करिए, 3 आया। 5 में से 2 को डिवाइड करिए, 3 आया। 6 में से 3 को डिवाइड करिए, क्या आया। सबका रिमाइंडर सेम आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है। अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो 60 में से 3 को माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 57। समझ में आया, आंसर क्या आ जाएगा आपका 57। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय। फिर से वो कह रहा है जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब इनका क्या निकालना पड़ेगा, लीव्स 2 एज रिमाइंडर, इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। निकालिए जल्दी से, किसका निकालना पड़ेगा, 3 5 8 और 12 का। देखिए 3 5 8 और 12 का। 2 से 3 5 4 6, 2 से 3 5 2 3, 3 से 1 5 1 3, यही है 1। करिए 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60। बड़ा नंबर कौन सा होता है 5 डिजिट का, यही होता है। इसको 60 से डिवाइड करिए, 60 आया, 9 3
और ये 9 आएगा, 6 से ही जा रहा है ना, 9, 6 में से 3 गए 9, फिर से 9 आएगा और ये फिर से 6 पे जाएगा 360, और फिर से 9 और 3, फिर से 6 पे चला जाएगा और अब जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 39। इसका मतलब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 39। 9999 में से जब आप 39 को माइनस कर दोगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब जो एलसीएम है इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गया 6, 9 9 9। लेकिन वो तो क्या कह रहा है, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इससे, लेकिन वो क्या कह रहा था, वो तो ये तो एलसीएम से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है अगर 39 को, लेकिन वो कह रहा है हर केस में कितना बचना चाहिए था 2। तो आप लास्ट में जो 2 बचेगा वो तो तभी बचेगा, आंसर क्या जाएगा 99,962। ठीक है, मैंने आज तक देखा है कि जब भी करवाते हैं तो बच्चे इस चीज से जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इन क्वेश्चनों पे जरूर फोकस कर लेना, क्योंकि ये ऐसा ना हो क्वेश्चन आते हुए कहीं नंबर सिस्टम में इन क्वेश्चनों को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आप खुद करेंगे, काफी अच्छा है, और मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि 3 बैल है एक साथ 11 बजे रिंग करती है, अगली बार वो 20, 30 और 40 मिनट के इंटरवल पर रिंग करती है, तो वो कह रहा है तीनों बैल नेक्स्ट टाइम कब रिंग करेगी। ठीक है, आप इसका आंसर बताएंगे। जब भी कहा था तीनों एक साथ कब मिलेंगे तो क्या निकालते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल के इस नंबर में क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट देखिए, एवरेज ऑफ एम नंबर की एवरेज n स्क्वायर है। अगर मैं टोटल की बात करती हूं तो टोटल कितना होगा m इंटू एन स्क्वायर, यही होगा। 3 की 6 एवरेज है तो टोटल क्या होगा 3 गुना 6। ऐसे ही दूसरा नंबर है एवरेज ऑफ m नंबर इज n एंड दैट ऑफ n नंबर की एवरेज n स्क्वायर है। अगर मैं इनका टोटल करती हूं, ये m स्क्वायर है भाई, ठीक है, n की क्या है m स्क्वायर है। अगर मैं टोटल करती हूं तो टोटल कितना आता है n इंटू एम स्क्वायर। यहां पे सही कर लेना, ये m स्क्वायर है। ठीक है, आ गया। अब मैं देखती हूं ये m नंबर है, ये n नंबर है। m नंबर का टोटल होता है mn स्क्वायर, इसका हुआ nm स्क्वायर, और नीचे टोटल कितने नंबर आ गए m प्लस n। समझ में आया। m की एवरेज n स्क्वायर थी तो m नंबरों का टोटल आया, टोटल ऑफ m कितना आया mn स्क्वायर। n नंबरों की एवरेज m स्क्वायर थी तो टोटल ऑफ n कितना आया nm स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लिया, ये m प्लस n नंबर की टोटल नाम एवरेज आ गई है। यहाँ पे nm कॉमन आ गया, m प्लस n बाय m प्लस n। सिंपल क्या करना है, कट करना है, आपका आंसर क्या आ जाएगा mn। नेक्स्ट देखिए, find the area in square centimeter of an isosceles triangle whose base is 16 centimeter and each equal side is 9 centimeter। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है और एक स्केलन ट्राइंगल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइडें इक्वल होती है। मैंने कहा ये ए है और ये इसकी बी है, बेस क्या है इसका बी। आइसोसेलिस, ये इसकी मैंने कोई परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, ये क्या कहलाएगा h कहलाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 क्रॉस b क्रॉस हाइट, जो भी h निकल के आएगा। अब यहां पर देखिए हाइट आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये एक तरीके से परपेंडिकुलर है, ये मिड डिवाइड कर रहा है तो ये कितना हुआ b/2 हुआ, ये भी b/2 हुआ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। यहां से मैं h स्क्वायर निकालना चाहूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 होगा। अगर मैं h निकालूं तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 होगा। तो आपको आइसोसेलिस का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या याद रखना है, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है b इंटू हाइट, हाइट का क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहां पर बेस कितना है 16 है, इक्वल साइड कौन सी है
वो इक्वल साइड कितनी है 9, इसका मतलब 81। बेस का स्क्वायर मतलब कि 16 का स्क्वायर क्या होता है 256/4। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद रखना है, मैं सोल्व करके बता दूं। 4 8 32, 256/4। इसको एक बार मैं सोल्व कर लेती हूँ। 8 और ये आएगा 11 में से 5 गए 6, 68/4, 4 1 और 17 किसके आ रहा है, और यहाँ पे 8 8√17 इसका आंसर आएगा। ठीक है। अगर आपसे सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पूछे तो 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट आएगा। इक्विलेटरल का एरिया पूछे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a²। और इक्विलेटरल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2a होती है। ठीक है। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट होती है, और उसका फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, हीरोन्स, जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का √S S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जहां पर S क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर A + B + C/2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज के लिए इतना ही था। अभी मैं टीजीटी और पीजीटी, स्पेशल टीजीटी और पीजीटी के लिए पॉलिनोमियल की वीडियो भी बना रही हूँ इसके जस्ट बाद, वो मैं डालूंगी ताकि आपका वहां पर लॉस ना हो। और एक बात, मैं सिर्फ सिलेक्टेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका, क्योंकि एक तरीके से मैं रिवीजन करा रही हूँ, आपको फुल डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, वहां पर भी सिर्फ क्वेश्चनों को कराऊंगी। लेकिन ये मैं कह रही हूँ आप इजिली एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, इतना मैं जरूर पढ़ा दूंगी। ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।